आप इस पूरे बजट को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? कैसा लगा आपको ये बजट? ये निराश करने वाला भी नहीं मुझे लगता है और बहुत ज़्यादा कोई इसमें ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है, एक्सेप्ट डिफेंस में खर्च काफ़ी बढ़ाया है और वो जियोपॉलिटिकल कंडीशंस को देखते हुए ऑपरेशन सिंदूर का आफ्टर इफेक्ट भी मान सकते हैं। मार्केट में भी जो गिरावट आई उसमें कहीं एक ये भी शायद कारण था, केवल एसटीटी का मसला मुझे नहीं लगता, कहीं ये भी एक कारण रहा होगा कि एक कंजम्पशन को बूस्ट मिलने की लोग जो उम्मीद कर रहे थे वो ऐसा नहीं दिखा। और अगला भी जो लक्ष्य है वो उसी के आसपास है, 4.3 है, कोई बहुत ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट नहीं है। सरकार डिस्करेज भी करना चाहती है, उसका कारण है कि जो स्मॉल इन्वेस्टर है वो 90% से ज़्यादा स्मॉल इन्वेस्टर को एफएनओ में लॉस होता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 9वां बजट पेश किया है। इस बजट में टैक्स पेयर्स को काफी ज्यादा उम्मीदें थी। पिछली बार जहां 12 लाख न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स फ्री किया गया था, इस बार उम्मीद थी शायद ये 15 लाख पहुंच जाएगा या फिर एचआरए, हेल्थ इंश्योरेंस, तमाम तरह के जो डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, उन्हें शामिल कर लिया जाएगा। इस बार ऐसा नहीं हुआ, लेकिन एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए एक बड़ा रोड मैप तैयार किया गया है। आज का क्या है बजट, पूरे आसान भाषा में मुश्किल से 10 पॉइंट में हम समझेंगे। हमारे साथ हैं विप्लव राही सर। आप सर, स्वागत है जनसत्ता में आपका। सर, इस बार जो सबसे बड़ी बात रही बजट की, प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर रिएक्शन दिया तो उन्होंने कहा कि ये 2047 का जो रोड मैप है वो तैयार किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी ज्यादा राहत मिली है। आप कैसे देखते हैं इसे? ये बजट इस लिहाज से फ्यूचरिस्टिक तो ज़रूर है, इसमें इंडस्ट्री को काफ़ी ऐसी राहत दी गई है जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में एक इंसेंटिव का काम करेगी। खास तौर पे जो एआई का सेक्टर है उसके लिए एक बड़ा ऐलान ये है कि 2047 तक उनको टैक्स हॉलीडे मिलेगा उन कंपनियों को, विदेशी कंपनियों को, जो भारत में निवेश करती हैं डेटा सेंटर्स बनाने के लिए। और उसमें एक शर्त ये भी जोड़ी गई है कि ये बेनिफिट लेने के लिए उनको जब भारत में सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो उनको एक इंडियन कंपनी के थ्रू ये सर्विस प्रोवाइड करनी होगी। तो उसे इंडियन जो आईटी सेक्टर में कंपनीज हैं डेटा की सर्विस से जुड़ना चाहती हैं उनको भी फ़ायदा होगा और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा। और एआई चूंकि फ्यूचर है इंडस्ट्री का माना जा रहा है तो एआई के डेवलपमेंट में इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो इस तरह के कदम इंडस्ट्री के लिए हैं। हालांकि जो आम टैक्स पेयर है उसके लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं है, लेकिन कुल मिला के ये है कि जो पिछले साल का बजट था उसमें काफ़ी कुछ रिलीफ दी जा चुकी थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उम्मीद करना शायद ज़्यादा उम्मीद की गई पिछली बार का देखते हुए, लेकिन बहुत व्यावहारिक नहीं है कि एक साल बड़ा ऐलान करने के बाद अगले साल भी सरकार कोई बड़ा ऐलान नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए। बिल्कुल सर, एक बड़ा सवाल था राजकोषीय घाटा, इस पर कब पूरा फोकस किया गया। जिस तरह से टैरिफ का दौर चल रहा है, अमेरिका हम पे अच्छे खासे सैंक्शंस लगा रहा है, 50% तो हम झेल ही रहे हैं। इसे देखते हुए इस बार जीडीपी जो है 4.5 अनुमानित रखी गई है, लक्ष्य रखा गया 4.3 का। या आने वाले समय में हम क्या इस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे आराम से? अभी तक का जो रिकॉर्ड है उसको देखते हुए लग रहा है कि पिछली बार भी उम्मीद की जा रही थी कि मतलब ये मैनेज हो जाएगा, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, आशंकाएं भी थी, लेकिन 4.4 पे मैनेज करने में सरकार सफल रही है। और अगला भी जो लक्ष्य है वो उसी के आसपास है, 4.3 है, कोई बहुत ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट नहीं है। तो और सरकार ने कोई बड़े खर्च ऐसे नहीं बढ़ाए हैं जिनसे, एक्सेप्ट डिफेंस में खर्च काफ़ी बढ़ाया है और वो जियोपॉलिटिकल कंडीशंस को देखते हुए ऑपरेशन सिंदूर का आफ्टर इफेक्ट भी मान सकते हैं, तो वो बढ़ाया है। 11% बजट एलोकेशन का डिफेंस में दिया है, जो एक मेजर अपस्विंग है। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का एलोकेशन बढ़ा है डिफेंस में। और अच्छी बात यह है कि पिछली बार जो एलोकेशन तो बढ़ रहे थे, लेकिन कई साल से जो ओवरऑल बजट एलोकेशन में डिफेंस का हिस्सा था वो 8% के आसपास ही रहता था। पिछली बार भी 8% था, लेकिन वो हिस्सेदारी भी इस बार बढ़ गई है, 3% वो भी बढ़ी है। 3% बढ़ी है सर। जो नॉर्मल वो डिफेंस का जो एलोकेशन है वो भी जीडीपी को बढ़ाने में कहीं साबित हो, क्योंकि डिफेंस एलोकेशन जो है परचेज के अलावा, चूंकि हम भारत में डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने की तरफ भी जोर दे रहे हैं, तो वो भी इसमें कहीं ना कहीं बूस्ट मिलेगा। बिल्कुल सर, हम लगातार स्वदेशी की बात कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर में, लेकिन एक बड़ा सेक्टर है मतलब शेयर बाजार, जिसमें बहुत सारे लोगों की नजर है। इस बार फ्यूचर एंड ऑप्शन पे फिर से थोड़े से टैक्स बढ़ाए गए हैं। जिस तरह से बात करें, अगर फ्यूचर एसटीटी और एसटीटी पे कर दिया गया है 0.05, उसके साथ साथ अगर बात करें ऑप्शन के एसटीटी पे तो 1.5 कर दिया गया है, 0.15। ये जो कदम है मार्केट में नीजर रिएक्शन आज देखने को जरूर मिला।
2% के करीब बाजार गिरा आज। बिल्कुल। लेकिन जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, ये इन्वेस्टर के जो नॉर्मल एक कॉमन इन्वेस्टर है उसके लिए ये कोई नुकसानदेह पॉलिसी नहीं है। हाँ ये जो रेगुलर ट्रेडर हैं, बड़े ट्रेडर हैं जो फ्रीक्वेंट ट्रेड्स करते हैं, उनके लिए ये ज़्यादा असर है इसका, और ये सरकार डिस्करेज भी करना चाहती है। उसका कारण है कि जो स्मॉल इन्वेस्टर है वो 90% से ज़्यादा स्मॉल इन्वेस्टर को एफएनओ में लॉस होता है। ये तो ये लॉस रोकने, ये एक तरह से इन्वेस्टर फ्रेंडली कदम है, डिस्करेज करना कि आप ऑप्शंस और फ्यूचर्स ट्रेडिंग में जा रहे हैं तो ये रिस्की बिहेवियर है। तो रिस्की बिहेवियर को वो किया है, मार्केट पर इसका कोई लॉन्ग टर्म नेगेटिव असर नहीं। लेकिन उम्मीद ये भी लगाई जा रही थी कि जो म्यूचुअल फंड है या फिर जो एफडी वाला रिटर्न है उस पे जो लॉन्ग टर्म गेन वाला है वो थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा। वो हुआ नहीं। वो मसला वही है जिसकी हम पहले बात कर रहे थे कि आपको एक तरफ फिस्कल डेफिसिट भी मेंटेन करना है। हाँ। और डिफेंस में 16% से ज्यादा का आपने खर्च भी बढ़ाया है, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बढ़ाया है। तो वो सारा खर्च सरकार को देखना है, इंसेंटिव्स इंडस्ट्री के लिए भी देना है, टैरिफ पॉलिसी जो इंटरनेशनल इस समय चल रही है उसके लिए भी बफर रखना है। तो और ऑलरेडी जो स्मॉल इन्वेस्टर है और एक्चुअली जो स्मॉल इन्वेस्टर है, स्मॉल टैक्स पेयर, वो कॉमन ही है, काफी बड़ा हिस्सा। हाँ। और जो स्मॉल टैक्स पेयर है उसको रिलीफ पिछली बार काफी दिया जा चुका है। हाँ, 12 लाख की। हाँ, तो मतलब इफेक्टिव जो है वो 12,75,000 तक सैलरीड को है। हाँ। तो उसमें अभी ऐसा नहीं कह सकते कि कोई बहुत निराशा वाली बात है। हाँ, उम्मीद और ज्यादा की अगर थी तो वो पूरी नहीं हुई है। और एक चीज और है जो जिसके लेकर के थोड़ा ज्यादा निराशा है, वो है कि जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसमें कोई ज्यादा बेनिफिट जोड़ने की लोग उम्मीद कर रहे थे, वैसा नहीं हुआ है। हाँ, ओल्ड टैक्स वाली जो बेनिफिट है वो न्यू टैक्स में भी नहीं ऐड होने की वो चांस वैसे भी कम ही था। एक स्पेकुलेटिव या मतलब विशफुल थिंकिंग थी कि हो जाएगा। लेकिन जो ऑलरेडी जिस तरह का टैक्स फ्री इनकम सरकार कर चुकी है उसमें अगर टैक्स डिडक्शंस भी जोड़ देते तो फिर न्यू टैक्स रिजीम न्यू कहाँ रह जाती, ओल्ड टैक्स रिजीम ही थी, है ना। तो जो ओल्ड टैक्स रिजीम से न्यू में आने का इंसेंटिव यही था कि आपको टैक्स बेनिफिट्स अलग अलग जो मिलते हैं उनकी जगह कंबाइन करके सरकार ने एक बड़ा आपको टैक्स फ्री इनकम का ऑफर दे दिया। तो इसलिए कुछ हैं चीजें जैसे इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस खास करके ऐसी चीजों पे, या होम लोन का उसकी डिमांड है, वो जस्टिफाइड भी है डिमांड। लेकिन वही है, फिस्कल बैलेंस देखने के लिए सरकार कितना कर सकती है नहीं कर सकती है, थोड़ा एक रैशनल तरीके से देखें तो नहीं पॉसिबल हुआ होगा। जो अकाउंटिंग सरकार की है वही खाते में जगह नहीं बन पाई। हाँ, इनकम टैक्स में थोड़ी राहत नहीं, लेकिन डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो जो विदेशी यात्रा है या मेडिकल, जिन्हें बाहर मेडिकल सुविधाएं जो लेते हैं या विदेशों में पढ़ाई करते हैं, उनके टीसीएस के कुछ दरें कम की गई हैं, उसका फायदा मिलेगा। लेकिन वो एक बहुत क्रीमी लेयर कह सकते हैं। क्रीमी एक्चुअली ये प्रोसीजरल ज्यादा है। टीसीएस और टीडीएस दो अलग चीजें हैं। टीसीएस जो है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स होता है, वो आपको अल्टीमेटली अगर आपका टैक्सेबल नहीं है तो आपको वापस मिल जाता है। तो टीसीएस को कम करने का मकसद ये है कि जैसे विदेश पढ़ने बच्चे जाते हैं और अगर आप देश को एआई में, टेक्नोलॉजी में आगे ले जाना चाहते हैं तो फॉरेन एजुकेशन भी उसका एक बड़ा हिस्सा है। तो उसको डिस्करेजमेंट ना मिले, क्योंकि मिडिल क्लास लोग भी अब बच्चों को बाहर विदेश भेजते हैं, लोन लेकर के भेजते हैं या अपने ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन लेके भेजते हैं, तो उनको एक एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन टीसीएस के रूप में मिल जाता था। पड़ता था, वो उसको तत्काल पैसा कट जाता था, मिलता भले बाद में था, लेकिन वो पैसा तुरंत चला जाता था। उसमें जो है एजुकेशन और खास करके जो मेडिकल खर्च इलाज के लिए कोई जा रहा है मान लीजिए, तो उसमें रिलीफ दिया है कि आपको टीसीएस जो है वो 2% ही कटेगा 5% की जगह। तो वो एक रिलीफ देने की कोशिश की है। इस बार ना हेल्थ इंश्योरेंस पिछली बार हेल्थ इंश्योरेंस की जिस तरह से थोड़ी छूट दी गई थी, इस बार जो कैंसर की दवाएं हैं, डायबिटीज दवाएं हैं, इन पर छूट दी गई है। उस पर बहुत सी दवाओं को, कैंसर की दवाओं को जीरो टैक्स कर दिया है, तो वो बेनिफिट मिलेगा ट्रीटमेंट पर। तो हेल्थ पर दूसरे तरह से एक राहत देने की कोशिश सरकार ने की है। सर, एक सवाल है कि जो अभी इसमें कहा गया है कि विदेशी संपत्तियों को जो बताने का मौका दिया गया है, 6 महीने का मौका दिया है, साथ में आईटीआर भरने का रिवर्स 3 महीने का समय बढ़ा दिया गया है। क्या इससे जो एक लोगों के अंदर खुद से आएगा नहीं, हम खुद से इनिशिएट करें? और इसका ये जो रिलीफ दी गई है कि आपने मान लीजिए किसी वजह से आपने अपनी फॉरेन एसेट या इनकम आपने डिस्क्लोज नहीं किया, ये डेलिबरेट जानबूझ के इनकम छिपाने वालों के लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो जैसे उसकी एक वजह, मतलब थोड़ा एक कंटेक्स्ट भी है कि जो इंटरनेशनल सिचुएशन है उसकी वजह से और भारत में ग्रोथ रेट बढ़ रही है, या सरकार इनकरेज भी करना चाहती है कि हमारे जो इसको ब्रेन ड्रेन हुआ था वो रिवर्स ब्रेन ड्रेन की कोशिश है कि जो लोग
टेक्नोलॉजिस्ट हैं या इन्वेस्टर हैं, कहीं और उन्होंने कुछ बनाया है, बिल्ड किया है, वो भारत वापस आ रहे हैं। तो वैसे में कई बार होता है कि ट्रांजिशनल फेज में कोई रिपोर्टिंग रह जाती है, वो छूट बिल्कुल। जाती है चूक से, तो उसकी पेनाल्टी उनको ज़्यादा न पड़े, तो उनको एक मौका दिया गया, वो भी छोटे इन्वेस्टर के, उसकी भी लिमिट है 20 लाख तक की। एक आखिरी सवाल है सर कि एक हर सेक्टर पर तो नजर सरकार की रही, लेकिन एक बार कृषि फिर से निराशा कह सकते हैं उनके हाथ लगी है। उन्हें जहां उम्मीद थी प्रधानमंत्री किसान की जो किस्त निधि है उस पर कुछ शायद उनकी रकम बढ़ जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। साथ में जो ऐलान किए गए वो सिर्फ और सिर्फ लोन के ऐलान किए गए, केसीसी की रकम बढ़ा दी गई है, जो 3 लाख थी पहले वो उसे 5 लाख कर दिया गया है, लेकिन जो कृषि का खर्चा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हाँ, एक ऐसा कृषि हमेशा से एक सोर पॉइंट है, एक ऐसा क्षेत्र है जो इकोनॉमी के लिए क्रूशियल भी है और उसमें चैलेंजेस भी हैं। बिल्कुल। और हालांकि मत्स्य पालन के लिए एलोकेशन वगैरह किया है, जो तटीय इलाके हैं उन पे जो है 500 ऐसे जलाशय बनाएंगे जहाँ पे मत्स्य पालन वगैरह हो, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी है, उसको थोड़ा उसके लिए किया है। वैसे एलोकेशन बढ़ा है 1,62,000 करोड़ के करीब एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज वो के कुल लिए। मिला के लोन के लिए बढ़ाया हाँ, गया है। लेकिन वो है कि मतलब उसमें अभी एक ऐसा फील्ड है कृषि का जिसमें और बहुत कुछ करे जाने की जरूरत है, बिल्कुल। और हो सकता है कि आगे इस पर बड़ा कुछ और मांग होगी, कुछ प्रेशर पड़ेगा। कृषि का क्षेत्र ऐसा है कि आमतौर पे उसमें जब दबाव बनता है तभी कुछ मतलब कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री का जो कि लॉबी इंडस्ट्री का वो वोकल है, ज्यादा सुनाई देता है। हाँ। एग्रीकल्चर का सेक्टर उतना मतलब उसकी उतनी सुनी नहीं जाती है, ये कोई और नई बात नहीं ये भी कह के टाल दिया जाता है इनका जीडीपी में योगदान थोड़ा कम है, इस वजह से। नहीं, जीडीपी में योगदान तो है ही, बड़ा योगदान है। ये है कि परसेंटेज पहले के मुकाबले धीरे धीरे कम हुआ है। हाँ। तो ये किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट का एक सिम्टम माना जाता है। अगर आपकी अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है तो धीरे धीरे उसमें कृषि का परसेंटेज ओवरऑल कंट्रीब्यूशन थोड़ा धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि वो इसलिए नहीं कम होगा कि कृषि कमजोर हो रही है, इसलिए होगा कि दूसरे जो सेक्टर्स हैं उनका बढ़ेगा, सर्विस सेक्टर का बढ़ेगा, टर्शरी सेक्टर का बढ़ेगा। तो प्राइमरी सेक्टर जो एग्रीकल्चर का है वो धीरे धीरे ग्रेजुअल इट्स अ प्रोसेस, ये विकास से जुड़ी हुई जो प्रक्रिया है उसका एक असर है। सर, आप इस पूरे बजट को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? कैसा लगा आपको ये बजट? ये थोड़ा सा मुश्किल होता है बजट में नंबर देना, मतलब मैं कोई इस तरह से नंबर देना बहुत मतलब मैं ठीक नहीं समझता हूँ इस लिहाज से, लेकिन हाँ ठीक है, मतलब ये निराश करने वाला भी नहीं मुझे लगता है, और बहुत ज्यादा कोई इसमें ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है। एक कंटिन्यूटी वाला बजट है जो सातत्य को बरकरार रखने वाला बजट है, इसलिए आप कह सकते हैं कि 10 में अगर नंबर देना ही हो तो मैं 6-7 नंबर दे सकता हूँ इसको। क्योंकि हाथ में तो कुछ नहीं आए, लेकिन ऐलान बड़े बड़े, ये ऐलान बड़े, मतलब देखिए क्या है कि एक्सपेक्टेशन आप अगर रीजनेबल रख के चलेंगे तो ये बजट संतोषजनक है। अब बहुत बड़े एक्सपेक्टेशन लेके अगर आप सोचेंगे कि पिछले साल जैसे बहुत 12 लाख किया था तो इस बार 15 लाख क्यों नहीं किया, आप ये सोचिए कि जो 12 लाख तक टैक्स फ्री हुआ था वो कितने साल बाद बढ़ा था, बरसों बाद बढ़ा था, तो वो बढ़ने में इतना समय लगा। अब तुरंत और कितनी रिलीफ मिलेगी? सबसे ज्यादा निराशा लोगों को इसी में। अब मार्केट में भी जो गिरावट आई उसमें कहीं एक ये भी शायद कारण था, केवल एसटीटी का मसला मुझे नहीं लगता, कहीं ये भी एक कारण रहा होगा कि एक कंजम्पशन को बूस्ट मिलने की लोग जो उम्मीद कर रहे थे वो ऐसा नहीं दिखा। लेकिन अभी है, मतलब अब जो रियलिटी होती है सरकार के सामने खर्च और आय दोनों को बैलेंस करने की, तो वो देखते हुए मुझे लगता है कि ये औसत से बेहतर बजट है। बढ़िया, थैंक यू सर आप जनसत्ता से बात करने के लिए। तो फिलहाल आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।